नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम। आज एक महत्वपूर्ण लीगल डेवलपमेंट हुई है ज्ञानवापी केस में। इसको आप जजमेंट मत समझिए क्योंकि जजमेंट नहीं है। दिस इज ओनली अ डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन। तो एक ऑर्डर आया है अंडर सीपीसी, जो कि एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट से निवेदन करते हुए, और कोर्ट को बताया जा रहा था विनम्रता से कि भाई साहब आप ये केस सुन ही नहीं सकते। तो कोर्ट ने डिसाइड करा है कि नहीं जी नहीं, मैं ये केस सुन सकता हूँ। केवल इतना ही फैसला है आज। आज तारीख हो रही है 12 सितंबर आई बिलीव। तो 12 सितंबर को ये फैसला आया है कि मैं ये केस सुन सकता हूँ। फैसला मैं क्या करूंगा आगे इस केस के अंदर एज अ कोर्ट, वो अब हम बाद में देखेंगे। अगली डेट ऑलरेडी जज साहब ने इसके अंदर दे दी गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, जजमेंट नहीं लिखा हुआ, डिस्पोजेबल ऑफ एप्लीकेशन 35C। एक एप्लीकेशन है जिसका नंबर है 35C, जिसको सीपीसी के तहत कोर्ट में जारी किया गया था। एक अर्जी लगाई गई थी कि जी आप इस केस पे कैसे फैसला देंगे। आप तो लिमिटेड हैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब आप में नेट क्षमता ही नहीं है इस केस को सुनने की, क्योंकि आपको रोक दिया है कानून से। तो वो कानून कोर्ट को सुनाए गए कि जी इन कानूनों के तहत 3 प्राइमरी पॉइंट रेज किए गए। कोर्ट ने कहा नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, मैं ये केस सुनूंगा, क्योंकि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है कानून से वो जज साहब उससे डिफर कर गए। तो केस के लॉ का नाम है श्रीमती राखी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। बहुत सारे डिफेंडेंट्स इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या काम करा, आज 12 सितंबर को ये डेट आ गई। इन्होंने यहाँ पे बोला था, डिफेंडेंट्स ने एप्लीकेशन एक लगाई थी, एप्लीकेंट स्लैश डिफेंडेंट नंबर 4 हैज प्रेड दैट प्लेंट ऑफ दिस केस इज बार्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 डी ऑफ सीपीसी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला जी ऑर्डर 7 रूल 11, तो वहीं पे चल लेते हैं, देखते हैं कि सीपीसी में इन्होंने ये अर्जी लगाई है कि जी भाई साहब, कोर्ट साहब, आप यू आर नॉट अलाउड टू हियर दिस। आपके पास यहाँ पे प्लेंट के अंदर आपको इसको खारिज कर देना चाहिए इसी मामले में। बाकी बातें तो बाद की, पहले ही स्टेज पे खारिज हो जानी चाहिए। जरा देख लेते हैं कि सीपीसी क्या कहती है। सीपीसी में रूल 11, यहां पे आप पॉइंटर में आ जाए, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। प्लेंट तब खारिज कर दी जाएगी वेयर द प्लेंट सीम्स टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। मतलब कोई और कानून है जिसके तहत ये केस इस कोर्ट में लग ही नहीं सकता। प्राइमरी मुद्दा ये है। उन्होंने 2 पॉइंट और उठाए, अभी हम उस पर आते हैं। बड़ी सहजता और सरलता से स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं कि आज हुआ क्या है। ठीक है जी, बार्ड बाय एनी लॉ। तो ये लॉ कौन सा है जी, वो लॉ भी ढूंढ लेते हैं। लॉ प्राइमरली हमारे पास है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसका सेक्शन 3 ये कह रहा है, बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, नो पर्सन, सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए, shall convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship or different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof। मतलब एक धर्म की कहीं को जो पूजनीय जगह है, जो धर्म स्थल है, उसकी कन्वर्जन नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। और ये सब कुछ रिलेट करता है बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन से। खैर उस हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में खैर हम बात कर भी चुके हैं इससे यहाँ पे पहले। Declaration as to the religious character of certain places of worship and bar of jurisdiction of courts etc. ये है प्राइमरी सेक्शन, जिसके तहत, जिससे जोड़ा गया ऑर्डर 7 रूल 11, और उसके अंदर था जी आपका पॉइंटर नंबर डी। उसके साथ ये जोड़ कर ये बोला गया कि देखिए ये यहाँ पे लिखा तो है, आप ये काम नहीं कर सकते। कोर्ट को ये बोला गया, कोर्ट ने आज फैसला दिया कि नहीं साहब, मैं ये मामला सुन सकता हूँ। It is hereby declared that religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947, हमारी आज़ादी के दिन, shall continue be the same as it existed on that day। इसका मतलब, एक तो पहली बात हम ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे धर्मस्थल का परिवर्तन किया गया, लेकिन अब हमने कहा कि चलो भाई, अब इतनी लड़ाई मारकाट करने की ज़रूरत नहीं है। जो 15 अगस्त 1947 पे जो मस्जिद जहाँ बन गई सो बनी रहेगी। कहीं पे अगर कोई मंदिर बना है, बना रहेगा। कहीं पे कोई चर्च बन गई, बन जाएगी। इसके अब हम ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। अयोध्या को छोड़कर, अयोध्या का तो खैर केस लॉ डिसाइड हो ही चुका है, उसको छोड़ के इन्होंने कह दिया जी जो 15 अगस्त को 1947 पे जिस जगह का जैसा कैरेक्टर है, चाहे वो पहले हिंदू होता था अब इस्लामिक हो गया, पहले कहीं पे कोई और नेचर होता था, कुछ हो गया, अब हम नहीं छेड़ेंगे इस कानून के तहत। अब ये डेट बहुत क्रूशियल है, 15 अगस्त 1947। वो कह रहे जी जो हो गया इस डेट तक अब हो गया, अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे।
गुड। तो प्लेंटिफ ने कहा, प्लेंटिफ जिन्होंने शिकायत लगाई हुई है, जिन्होंने बेसिकली ये सिविल सूट दाखिल कराया हुआ कोर्ट के अंदर, वो कहते हैं जी आप जाके देखिए वहाँ पे गॉडेस माँ जो है बेसिकली माँ भगवती इस श्रीनगर गौरी जी के रूप में श्री आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग उनको वीडियोग्राफी के थ्रू वो क्लेम कर रहे हैं। वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं या हनुमान जी अंजनेया जी बैठे हैं। हमारा तो जी हक है इनको पूजने का, हम वहाँ पे पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, करते ही आए हैं। और हम कब ये कह रहे हैं, आपका सेक्शन 3 क्या कह रहा है, बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, वो कह रहे हैं बड़ी ये स्मार्ट, इसको कहते हैं स्मार्ट लीगल एक्यूमेन, या आपने वो लड़ाई छेड़ी है जिसके जीतने के चांस आपके बहुत ज्यादा है। वो कह रहे हैं जी हमने आपको कब कहा कि आप इसको मस्जिद को मंदिर बना दीजिए, हम नहीं कह रहे। हम यह जो हमारी जो मूर्तियां जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, हम इनको पूजने का हक मांग रहे हैं आपसे। ग्रेट। हम नहीं कह रहे कि आप मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, सेक्शन 3 में ही उठा के मुझे बाहर फेंक देंगे कोर्ट से कि जाओ बेटा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे पास भी मेरे धर्म को पूजने का, मेरे पास भी मेरे धर्म को प्रैक्टिस करने का फंडामेंटल राइट है। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आपने गारंटी करा था कि मेरे पास ये है, मैं तो वो मांग रहा हूँ। सिंपल बात। तो इन्होंने टेढ़ी गेम खेली। और दूसरी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिसके आप समझ लीजिए जो रीढ़ की हड्डी है इस ऑर्डर की, वो कह रहे हैं जी हमने तो पूजा 1993 तक करी है, हमने तो वहां और पता नहीं कब से करते आ रहे हैं, और हमने तो पूजा तब तक करी, और 1993 के बाद भी once a year under the, and basically which is regulated by the state of UP, we are still worshipping it. We're still worshipping it once a year after 1993, but till 1993 we've been worshipping it since eternity. We really don't know since how long have been we worshipping there. तो ठीक है, टेक ओवर हो गया, इस्लामिक इन्वेजन हो गई, फलाना ढमकाना हो गया था, कुछ भी है, we have worshipped there till 1993, तो प्रूफ भी है, it is not really a very long time ago. तो वो जो आप 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर, वो डेट तो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होती ना जी, क्योंकि हम तो 1993 तक खींच गए अपनी पाठ पूजा, और उसके बाद भी once a year तो करते ही आ रहे हैं। तो हमने कब ये जो रिलीजियस नेचर ऑफ अ प्लेस कब बेसिकली हमने चेंज कर दिया? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे पूजा करनी है, एंड ऑफ स्टोरी। हमारा पूजा करने का हक है, हम करते आए हैं, हम आपसे पूजा करने का हक मांग रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे जी कुछ और। आप कह रहे हैं ना, डिफेंडेंट ये कह रहा है कि आपने कहा था कानून में 15 अगस्त 1947 को जो जैसा है वैसा होगा। मैं तो कह ही रहा हूँ 15 अगस्त तक मान ली, लेकिन मैं तो 1993 तक यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो वाली डेट तो मेरे ऊपर लागू ही नहीं होती। और अगर वो डेट मेरे पे लागू नहीं होती तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मेरे पे कैसे लागू होती है? और अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मेरे पे लागू नहीं होती, तो आपकी जो याचिका है एप्लीकेशन नंबर 35C, इसको उठा के बाहर फेंकिए, क्योंकि फिर मेरे सर पे ऑर्डर 7 रूल 11 CPC लागू नहीं होता, जिस पॉइंट पे आप लड़ रहे थे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं कनेक्ट हो पा रही वहां पर। तो अब देखते हैं जज साहब ने इन पे क्या कहा। जज साहब ने ये कहा, सबसे पहली बात, पूरी ये सारे आर्ग्यूमेंट सुन लिया और जज साहब ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। ये प्लेंटिफ्स का आर्ग्यूमेंट था। जज साहब ने कहा अच्छा, इन्होंने पुरानी एक, मैं ज़्यादातर मैंने केस लॉज इस ऑर्डर से नहीं एक्सट्रैक्ट आउट करें, 26 पेज का ऑर्डर था, काफ़ी सारे केस लॉज में कोटेड थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक किसी पुराने केस लॉ में कहा होगा, इट इज क्लियर दैट राइट टू वर्शिप इज अ सिविल राइट एंड एनी इंटरफेरेंस इन इट विल रेज अ डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर, and under section 9 of the CPC, civil court has jurisdiction to decide such case involving such a dispute. Great. Clat LLM wali janta, you can pause the lecture and check what does section 9 of the CPC say. They often ask an MCQ on this, and if any passage shows up from this order, right now not a judgment, guess what, they will grill you on आपके ये जो डिफरेंट जो हमने प्रोविजंस करी, ठीक है जी, तो कृपया करके उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अब एप्लीकेशन के अंदर 3 मुद्दे उठाए गए थे जी, ठीक है जी। तो इसमें कहता है, पहला, डिफेंडेंट कह रहे हैं, शिकायत वाले नहीं, डिफेंडेंट जो डिफेंस में जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि जी आपने जो शिकायत जो दर्ज करी है, जो सूट है जो आपका, इट इज बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ये तो मैंने आपको फैसला समझाई दिया कि कोर्ट ने कहा बेटा भाग जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आप ये नहीं मानते, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तो बहुत सारे कानून हैं, बार्ड बाय एनी लॉ लिखा था CPC में। तो वो कहते हैं एक काम करो, सेक्शन 85 ऑफ द वक्फ एक्ट देखो सर, यहाँ से भी बार्ड है ये तो।
सेक्शन 85 भी देख लेते हैं जी वक्फ एक्ट में। अब ये पहली बात तो वक्फ होता क्या है? वक्फ हैज बीन डिफाइंड इन द वक्फ एक्ट 1995 as the permanent dedication by any person of any movable or in any immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable and includes, मैंने पूरा सेक्शन नहीं कोट करा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 85 के अंदर, अच्छा सेक्शन 85 ये भी कह रहा है, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई इन एनी सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड अदर अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट क्वेश्चन और अदर मैटर रिलेटिंग टू एनी वक्फ। वो कहते हैं एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, कोई भी सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट वगैरह वगैरह इसके मामले में नहीं सुनेगा। और वक्फ वो है जो कि आपने चैरिटी में एज पर इस्लाम प्रॉपर्टी दे दी कि इसको रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल यूज के लिए करिए, और ये परमानेंट है, ये कोई टेम्पररी नहीं है कि कल को मूड करा तो प्रॉपर्टी वापस ले, राइट। वक्फ के साथ वक्फिन होता है, मुतावली होता है, अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। वेरी कॉमन एमसीक्यूज इन एलएलबी एंट्रेंसेस। अच्छा, अब तो क्लेंटिव कहता है मुद्दा ये है, ये व्हेन जहां पे डीटी बैठते हैं, ये तो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, डीटी जहां पे बैठ गए, दैट लैंड इज बिलोंग्स एंड वेस्ट्स इन अ डीटी, एज इन नॉट कि आप ये क्या बोलते हैं कहीं पे भी मंदिर बना देंगे, कहीं पे भी लीगल जगह, बट जहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो गया प्रॉपर मंदिर, दैट लैंड बिलोंग्स टू अ डीटी। ये वक्फ किसने बना दिया इसको? आप कह रहे हैं वक्फ ये है, वक्फ इज द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन। ये वक्फ दिया किसने था, मतलब बनाया किसने? तो उन्होंने वक्फ के सारे रिकॉर्ड निकाल के दे दिया कि ये जो जी प्लॉट नंबर 9310 ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ पे ये मस्जिद है, ये यहाँ पे वक्फ है। तो कह रहे जी ये जो जहाँ पे पूजा होती आ रही थी वो कैसे वक्फ बन जाएगा, क्योंकि इस्लाम डजंट रिकॉग्नाइज डीटीज और आइडल्स, तो ये कैसे वक्फ बन गया? जज साहब कहते हैं जी अच्छा पॉइंट, आगे देख लेते हैं। और प्लस वो कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो हिंदू हैं, वी आर नॉन मुस्लिम्स। अब ऐसे अगर आप बार आउट कर देंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी का वक्फ हो जाएगा और फिर हम कहाँ जाएंगे? तो जी वक्फ एक्ट के अंदर रिलीफ नॉट अवेलेबल है, तो इसीलिए हम इस कोर्ट में आए हैं। रिलीफ जो हम सीख कर रहे हैं वो वक्फ एक्ट में तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम इस कोर्ट में आए हैं। और अगर ये कोर्ट के पास इतनी भी पावर नहीं है तो फिर ये कोर्ट है ही क्यों, हम कहाँ जाएंगे? तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वी आर देयरफॉर दिस कोर्ट इज नॉट बार्ड। ठीक है जी, तो जज साहब ने भी ये पूरा मुद्दा सुना और ऑर्डर के अंदर काफी डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट है, हमारे पर्पसेस के लिए इररेलेवेंट है, लीगल रिसर्च पर्पसेस के लिए ठीक है, बहुत सारे केस लॉ इन्होंने दिए। जज साहब कहते हैं therefore I have come to the conclusion that the bar under section 85 of the Waqf Act does not operate in the present case because reason दिया उन्होंने रेशियो है, because the plaintiffs are non-Muslims and strangers to the alleged Waqf created at the disputed property, and relief claimed that in the suit is not covered under these and these sections of the Waqf Act. Hence suit of the plaintiffs is not barred by section 85 of the Waqf Act 1995। तो दो पॉइंटर तो आपके गए। दो पॉइंटर कौन से थे जी? ये थे जी, पहले तो सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, टाटा, इट इज नॉट लिमिटिंग दिस कोर्ट, द कोर्ट कैन हियर इट। द सूट ऑफ द प्लेंटिफ्स इज बार्ड बाय सेक्शन 85, ये भी टाटा, राम राम कर दी गई। अब द सूट ऑफ द प्लेंटिफ्स इज बार्ड बाय द उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, क्योंकि वहां पे एनी लॉ लिखा था ना सीपीसी के प्रोविजन में, तो यहाँ पर इन्होंने ये काम कर दिया कि अब ये तीसरी एक्ट ले आए कि चलो ये दो भी नहीं तो चलो तीसरी भी सुन लेते हैं। अब तीसरी के अंदर मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा जी ऐसा कब लिखा है उस एक्ट के अंदर कि ये केस नहीं लग सकता, ऐसा तो वहां पे उस एक्ट के अंदर लिखा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे काम इन्होंने कर दिया जज साहब ने कि वक्फ एक्ट भी गई, काशी विश्वनाथ एक्ट भी लिमिट नहीं कर रही, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में नहीं कर रही, और फाइनली ऑर्डर इन्होंने पास कर दिया। क्या पास करा? एप्लीकेशन 35C filed by the defendant number 4 under 7 order 7 rule 11 CPC is hereby dismissed। ऑर्डर 7 रूल 11 जुडिशरी वालों का तो बहुत बहुत फेवरेट ऑर्डर है। ऑर्डर 7 आई थिंक रीड्स एज प्लेंट, कृपया करके रिवाइज दैट। फिक्स 22 सितंबर फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट एंड फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, यानी मुद्दे एक बार ही फ्रेम कर लेते हैं कि हम जो ये लड़ाई कर रहे हैं किस बात पे कर रहे हैं। आफ्टर ऑल वी आर इन एन एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ लॉ। द एप्लीकेशन पेंडिंग अंडर ऑर्डर 1 रूल, ये खैर दूसरी एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो उस दिन वो कह रहे हैं जी हम 22 सितंबर को ये निपटा देंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। वो कह रहे हैं जी मुद्दा शुरू करने से पहले आप तो ये मामला सुन ही नहीं सकते। वो कह रहे जी मैं सुन सकता हूँ। वो कह रहे नहीं सुन सकते, ये 3 पॉइंट सुनो। वो कह रहे मैंने 3 पॉइंट सुन लिए, मैं नहीं मानता आपकी कंटेंशन, मैं तो सुनूँ। बस आज इतनी ही डेवलपमेंट हुई है, बाकी फिर अब थोड़े टाइम बाद 22 को ज़्यादा कोई ठीक है रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह जाएगी, इशूज़ बिगिन होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग जजमेंट के स्टेज पे निकट पहुँचेंगे। आई बिलीव अगर शॉर्ट डेट्स ऐसे लगती चली गई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास कुछ मामला
निकल के आना चाहिए कि जज साहब किस तरफ ये गाड़ी का रुख लेके जा रहे हैं. ऑलराइट, होपफुली इट वाज क्लियर. देन विशिंग यू all the very best. Take care. Bye.